हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 5वां चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो पत्र पढ़ने के बाद हमें जो संतोष मिलता है वैसा संतोष हमें फ़ोन या एसएमएस के द्वारा क्यों नहीं मिलता है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि जो पत्रों का आकार होता है वो बड़ा होता है और उनका अस्तित्व स्थायी होता है। जो पत्र हैं वो हम संभाल के रख सकते हैं और इन पत्रों को हम कभी भी निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर है, पत्रों में आत्मीयता, प्रेम तथा गहरा लगाव समाया रहता है और पत्रों को संग्रहित कर पुस्तक का आकार दिया जा सकता है, जबकि एसएमएस को नहीं। तो जो पत्र होते हैं सारे पत्र हम इकट्ठे कर सकते हैं, उसको पुस्तक का आकार दे सकते हैं, फिर कभी भी निकाल कर इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत आनंद मिलता है, बहुत संतोष मिलता है। और जो एसएमएस वगैरह होते हैं वो तो आते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो वो संतोष हमें इनसे नहीं मिलता। पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है, जबकि एसएमएस जो होता है वो महंगा साधन होता है। और पत्र पाने वाले के पास कोई ऐसा साधन होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पत्र हम जिसको लिख रहे हैं उसके पास कुछ ऐसा साधन हो जिससे वो पत्र को पढ़ सके। तो ऐसा कोई साधन होना आवश्यक नहीं है। जबकि हम एसएमएस वगैरह भेजते हैं उसके लिए तो मोबाइल फ़ोन होना आवश्यक होता है। यही वजह है, ये सारी जो वजह है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि पत्र जो होते हैं वो हमें काफ़ी संतोष देते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पत्र को खत, कागज़, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो पत्र को विभिन्न भाषाओं में विभिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि पत्र के अनेक नाम हैं। जैसे कि पत्र है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। और जो कागज़ है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है। कड़िद जो है वो तमिल भाषा का शब्द है। और खत जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। और उत्तरम, जाबू, लेख ये तेलुगु भाषा का शब्द है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। आंसर होगा कि पत्र लेखन की कला का विकास हो, इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया। और भारत के अलावा अन्य देशों तथा विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं हैं वो भी आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो जो पत्र होते हैं उनको हम संभाल के रख सकते हैं, लेकिन जो एमएस वगैरह होते हैं, जो हमारे पास मोबाइल में संदेश आते हैं, उनको हम संभाल के नहीं रख पाते। तो आप इसका तर्क सहित उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों होता है। आंसर होगा, पत्र लिखित रूप में होते हैं। पत्र जो होते हैं वो हम लिख कर भेजते हैं। इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है। सारे पत्रों को हम इकट्ठा कर लें और एक पुस्तक भी बना सकते हैं। तो महान हस्तियों के पत्र जो हैं वो संग्रहालय एवं पुस्तकालयों से जो पुस्तकालय होते हैं उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन एसएमएस संक्षिप्त तथा मोबाइल फ़ोन पर होते हैं। तो एसएमएस जो होते हैं वो इतने लंबे भी नहीं होते और मोबाइल फ़ोन पर होते हैं, इसलिए हम इनको सहेज कर भविष्य के लिए नहीं रख सकते, इनको रखना असंभव होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। तो आंसर होगा, संचार के बढ़ते साधनों फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि का प्रचार प्रसार तथा जो लोकप्रियता है वो बहुत बढ़ती जा रही है। अब कोई पत्र नहीं लिखता ज़्यादा, तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार उनका प्रयोग भी करते हैं और इनसे पत्रों की संख्या में कमी आई है। लेकिन पर ये जो साधन है वो पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। व्यापारिक और विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। जो भी व्यापारिक कार्य होते हैं, विभागीय कार्य होते हैं, वो सारे पत्रों के माध्यम से ही किए जाते थे, पहले किया जाता है और किया जाता रहेगा। इसके अलावा पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव मिल जाता है वह संचार के इन साधनों के द्वारा कभी नहीं मिल सकता। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर
पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? तो आंसर होगा बिना टिकट के यदि पत्र भेजा जाए तो निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो जो पत्र है हो सकता है जहां हम भेज रहे हैं वहां तक ना पहुंचे, और प्राप्तकर्ता को निश्चित टिकट के मूल्य का दूना दाम चुकाना पड़ सकता है। जिसको हमने पत्र भेजा है हो सकता है उससे जो टिकट है उसका दुगना दाम लिया जाए। और प्राप्तकर्ता के पास उस समय पैसे ना होने पर क्या होगा, अनावश्यक परेशानी हो सकती है। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो जिसके पास पत्र पहुंचा है, और पत्र के लिए उचित राशि ना दिए जाने पर जो पत्र है वो वापस चला जाता है, उसको नहीं दिया जाता। तो हमारा जो संदेश है वो बिना पहुँचे क्या होगा, रह जाएगा, क्योंकि उसके पास पत्र नहीं पहुँचेगा, पत्र दिया नहीं जाएगा अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे। और अगर टिकट नहीं लगाते हैं तो उसका दुगना चार्ज जो है, दुगना मूल्य जो है वो लिया जा सकता है, और मूल्य ना देने पर जो पत्र है वो वापस चला जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? जो हम पिन कोड लिखते हैं वो एक क्या है, पता ही है, एड्रेस ही है, वो कैसे हो सकता है? तो आपको बताना है जो पिन कोड होता है उसका क्या महत्व होता है। तो आंसर होगा कि सुनने में संक्षिप्त सा लगने वाला जो पिन कोड होता है उसका पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो ये जो नंबर होता है वो 6 अंकों का होता है। इसके हर अंक अपने में कुछ ना कुछ छिपाए हुए हैं। जैसे कि इसका जो पहला अंक होता है वो राज्य को, जो पहला अंक है वो राज्य को, और अगले 2 जो अंक हैं वो उपक्षेत्र को, और जो अंतिम 3 अंक होते हैं तो ये कौन से डाकघर के लिए है उसको सूचित करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो पिन कोड होता है जो कि संख्याओं के रूप में लिखा जाता है वो एक पता ही होता है, एक एड्रेस ही होता है। तो हमें जो पिन कोड है वो हमेशा सही लिखना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? तो आंसर होगा महात्मा गांधी भारत में ही नहीं विश्व के चर्चित व्यक्ति थे। सभी लोग जानते थे महात्मा गांधी को। हालांकि भारत में वो सर्वाधिक लोकप्रिय थे। वे देश में कहाँ होते थे लोगों को पता होता था। वास्तव में वे कहीं भी रहें पत्र उन तक पहुँचा दिया जाता था, क्योंकि इतने अधिक फेमस थे, सब लोग जानते थे उनको, तो वो कहीं भी होते थे उनको पत्र मिल ही जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के ना होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर उन्हें पत्र भेजा जाता था। तो कोई भी अगर खाली ये लिख देता था पत्र में कि महात्मा गांधी इंडिया, तो जो महात्मा गांधी थे उनके पास जो पत्र था वो पहुंच जाता था, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक लेख लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मनुष्य होता है वो एक जिज्ञासु प्राणी होता है, बहुत अधिक जानने की इच्छा होती है मनुष्यों की, तो वह अपनों के बारे में जानने को इच्छुक रहता है। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप शायद जो पत्र हैं वो अस्तित्व में आए होंगे। तो पत्रों के आदान प्रदान का यह सिलसिला जो है वो कबूतरों से शुरू हुआ और आज मोबाइल, फैक्स तथा ईमेल तक पहुंच गया। तो पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत पहले जो कबूतर थे वो संदेश लेकर जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन उसके बाद मोबाइल आ गए, फैक्स, ईमेल, इन सब के द्वारा जो समाचार है वो पहुंचा दिए जाते हैं। यद्यपि संचार के इन आधुनिकतम साधनों ने पत्रों की जो आवाजाही है उसको प्रभावित किया है। तो आज पत्र काफ़ी कम हो गए हैं, परंतु इन सब के बाद भी पत्र जो अपना अस्तित्व है वो बनाए हुए हैं और वह लोकप्रिय भी हैं। तो ग्रामीण जीवन में पत्रों की गहरी पैठ है। तो ग्रामीण जीवन में आज भी पत्र लिखे जाते हैं। वहाँ की अनेक क्रियाएं डाक विभाग की मदद से ही चलती हैं। वह डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है गाँवों में। इसी प्रकार पक्षी और बादल भी जो हैं वो डाकिए हैं, पर ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। तो इन प्राकृतिक डाकियों की लाई जो चिट्ठियां हैं हम भले ही ना पढ़ पाएँ, पर उनमें प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश छिपा होता है। और जो ये प्राकृतिक डाकिए हैं वो किसी स्थान विशेष की सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये जो डाकिए हैं वो लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और सबको समान रूप से लाभान्वित करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। तो मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आंसर होगा कि मेघदूत
जो है विश्व प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास की रचना है। जो मेघदूत है वो कालिदास ने लिखा है और यह काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका जो कथ्य है वो इस प्रकार है कि कुबेर अलकापुरी नरेश थे, जिनके दरबार में अनेक यक्ष रहते थे। ये यक्ष कुबेर की सेवा किया करते थे। इन्हीं यक्षों में से एक यक्ष की नई नई शादी हुई थी, तो वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। तो वो अपनी नवविवाहिता जो पत्नी थी उसकी यादों में खोया रहता था और राज दरबार के कार्य में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता था। तो कुबेर को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहने का श्राप दे दिया। तो श्रापित जो यक्ष था वो रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। समय बीतने के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु आई और आकाश में उमड़ते उमड़ते काले बादलों को देखकर यक्ष अपनी पत्नी के विरह से विकल हो उठा। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई। तो वह जड़ चेतन का भेद भूल कर इन्हीं काले बादल थे अर्थात मेघ को दूत बनाकर, जो बादल थे उनको दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजता है। संदेश वाहक बनाकर, मतलब जो काले काले बादल थे उनसे वो कहता है कि अपनी जो उसकी पत्नी है उसके पास जाए उसका संदेश लेकर। तो वह बादलों को रास्ते में पड़ने वाले विशिष्ट स्थान तथा मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझाता है। कुबेर से यक्ष की भय प्रथा जो है वो देखी नहीं जाती। वह यक्ष को श्राप मुक्त कर देते हैं। यक्ष खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ फिर क्या होता है अलकापुरी में रहने लगते हैं। इसी कथा का मेघदूत नामक काव्य में सुंदर वर्णन है कि किस तरह से यक्ष ने जो मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजा था संदेश देने के लिए, क्योंकि वो बहुत अधिक चाहते तो उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन वो जो थे राजमहल के जो काम थे उसमें मन नहीं लगाते थे, राज दरबार के काम में, तो राजा ने उनको श्राप दे दिया। तो जो यक्ष थे वो परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया, जो काले काले बादल थे उनको ही दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजा। फिर आपका अगला प्रश्न है, पक्षी को संदेश वाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है, जा जा रे कागा विदेश बा, मेरे पिया से कहियो संदेश बा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेश वाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे, उसमें क्या लिखना चाहेंगे? तो आंसर होगा प्रश्न के आधार पर 3 गीतों का संग्रह जो है वो है जारे कारे बदरा, बलमू के पास, वो है ऐसे बुद्धू ना समझे ये प्यार। फिर है कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। और तीसरा जो गीत है वो है उजा काले कागा, तेरे मुँह बिच खंड पावा। फिर जो आगे का प्रश्न था उसका आंसर हुआ, यदि मुझे किसी पक्षी को संदेश वाहक बनाकर पत्र भेजना पड़े तो मैं यह पत्र ईश्वर को भेजना चाहूँगा या चाहूँगी। इस पत्र में मैं यह लिखूँगा कि हे ईश्वर, लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे सर्वत्र क्या हो, प्रेम, सद्भाव, त्याग जैसे मानवीय गुणों का विकास हो और समाज से नफरत, छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भावना जो है वो समाप्त हो जाए। फिर आपका अगला प्रश्न है, केवल पढ़ने के लिए दी गई राम दरश मिश्र की कविता चिट्ठियाँ। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या वह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह हैं जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की तरह और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहाँ से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। पत्र जोड़ने से बनने वाले शब्द जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रमाण पत्र, संधि पत्र, मान पत्र, प्रेम पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, त्याग पत्र, निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र।
फिर आपका अगला प्रश्न है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय लगाने से बना है। तो व्यापार शब्द में हमने लगा दिया एक, तो ये बन गया व्यापारिक। तो एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो जो भी शब्द एक से बनते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो समाज है, उसमें एक लगाया तो बन गया सामाजिक। जीव में एक लगाया तो बन गया जैविक। रसायन में एक लगाया तो बना रासायनिक। परिश्रम में एक लगाया तो बना पारिश्रमिक। अंतर में एक लगाया तो बना आंतरिक। पुराण में एक लगाया तो बना पौराणिक। और प्रकृति में एक लगाया तो बना प्राकृतिक। अर्थ में एक लगाया तो बना आर्थिक। सर्वजन में एक लगाया तो बन गया सार्वजनिक। अध्यात्म में एक लगाया तो बना आध्यात्मिक। स्वभाव में एक लगाया तो बना स्वाभाविक। इतिहास में एक लगाया तो बना ऐतिहासिक। प्रारंभ में एक लगाया तो बना प्रारंभिक। फिर आपका अगला प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, तो रवि धन इंद्र, इसमें छोटी ई और जो बाद में इंद्र की ई है, दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ी ई बन गया। तो यहाँ पर बा पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो रवि धन इंद्र हो गया रविंद्र। इस संधि में ई प्लस ई बराबर क्या हुआ, ई हो गया। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ हो गया ई का जो दीर्घ है वो बन गया। तो दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजिए और लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई हैं। तो ये संधियाँ कौन कौन सी हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। तो ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। आ का बड़ा आ हो जाता है, ई की बड़ी ई हो जाती है, ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। तो इसी कारण इस संधि को हम कहते हैं दीर्घ संधि। अगर आ बड़ा आ और उसके बाद फिर आ हो तब भी आ हो जाएगा। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, तो हा में क्या है, छोटा आ है, आलय में बड़ा आ है, इसको मिला के हो गया संग्रहालय। तो हा में हमने क्या किया, डंडा लगा दिया। महाधन आत्मा, तो ये हो गया महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 2 उदाहरण खोज कर लिखिए, अपनी शिक्षिका शिक्षक को दिखाइए। तो संधि के 4 प्रकार हैं, उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। विद्या धन अर्थी, तो आ धन आ मिलकर हो गया विद्यार्थी। या का आ, अर्थी का आ मिलकर हो गया विद्यार्थी। फिर भानु धन उदय, तो ये हो गया भानुदय। ना पे प्रयोग की मात्रा लगा दी। भोजन धन आलय, भोजनालय। विद्या धन आलय, विद्यालय। मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। शिव धन आलय, शिवालय। सब में दीर्घ हो गया। चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, लेकिन दीर्घ हो जाता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि, तो नर धन इंद्र, नरेंद्र। अगर आ के बाद ई आ रहा है, आ धन ई मिलकर ए हो जाता है। तो नर धन इंद्र, नरेंद्र। महाधन इंद्र, महेंद्र। नर धन ईश, नरेश। और सूर्य धन उदय, सूर्योदय। आ धन ऊ मिलकर ओ हो जाता है। तो सूर्य में क्या है, आ है, और उदय में ऊ है, दोनों मिलकर हो गए ओ। तो आ धन ऊ बराबर ओ, तो सूर्य धन उदय, सूर्योदय। महाधन उत्सव, महोत्सव। गर धन ईश, तो आ धन ई मिलकर ए हो गया, तो गर धन ईश, गणेश हो गया। और वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। जैसे आ धन ए, ये मिल जाएगा तो हो जाएगा आई। तो तथा धन एव, ये हो गया तथैव। एक धन एक, ये हो गया एक एक। भाव धन ऐक्य, भावैक्य। मत धन ऐक, मतैक्य। परम धन औषधि, परमौषधि। आ धन ओ, इसमें मिलके क्या हो गया, औ हो गया। महाधन ऐश्वर, महेश्वर। और यड़ संधि में यदि धन अपि, तो इसमें क्या है, ई धन आ, ये हो गया या। तो यदि धन अपि हो गया यद्यपि। अति धन अंत, अत्यंत। उपरि धन उक्त, उपर्युक्त। प्रति धन एक, प्रत्येक। सुधन आगत, और ऊ धन आ मिलके हो जाता है वाह, सुधन आगत, ये हो गया स्वागत। सुधन इच्छा, ये हो गया स्वेच्छा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।